हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हसल माइंडसेट पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया और शार्क टैंक इंडिया तक लाया। तो आज हमारे साथ है शेख यमीन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कर्व इलेक्ट्रिक। अच्छे से बिल्कुल बढ़िया। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी स्टडीज़ कहाँ पे हुई, फिर 12th कहाँ से किया, फिर उसके बाद। जी मेरा नाम शेख यामीन है, जैसे आपने बताया। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो श्रीनगर में ही हुई है। मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर से हुई है। उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड एमबीए भी कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया और पूरी ज़िंदगी मैं श्रीनगर में ही रहा हूँ। श्रीनगर ही मेरा घर रहा है। और उसके बाद जो हमने वेंचर भी शुरू किया वो श्रीनगर से ही शुरू किया और पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। काफ़ी माइलस्टोन्स थे जो हमने अचीव कर लिए हैं और काफ़ी इस चीज़ पे फ़ख्र होता है कि हमने थोड़ा सा ही सही पर एक सोशल इम्पैक्ट करने में हम कामयाब हुए हैं। तो आपको एक कर्व इलेक्ट्रिक का आइडिया कब और कैसे आया? जी जैसे ही मेरा एमबीए ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारा जो एक ग्रुप था दोस्तों का, तो हम लोग चाहते थे कि हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ अपना शुरू करें। हम लोग कॉरपोरेट में नहीं जाना चाहते थे और जैसे कि मैंने कहा कि श्रीनगर घर है हमारा, कश्मीर घर है हमारा, तो हम घर को नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि आमतौर पे ट्रेंड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं या 12वीं जो है कश्मीर से करके फिर आप चले जाते हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स की तलाश में टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और इवन अब्रॉड। तो उससे जो है बहुत हद तक एक ब्रेन ड्रेन हो चुका है हमारी सोसाइटी में। काफ़ी जो हमारी जो ब्रेन ट्रस्ट है वो काफ़ी डिप्लीट हुआ है। तो हम वो नहीं करना चाहते थे। तो हम चाहते थे कि हम यहाँ पे रह के ही कुछ अपना कुछ शुरू करें। तो तब जो है 2022 की बात है कि टूरिस्ट काफ़ी आने लगे थे, ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा था, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इसी प्रॉब्लम को लेके कुछ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसका सॉल्यूशन एक सोसाइटी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो शहर है, जैसे कि हमारा जो श्रीनगर शहर है 2500 साल पुराना है। तो अब हम 2500 साल बाद तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम रोड वाइडनिंग के नाम पे अंधाधुंध मकान उठाते जाए, फीज़ेबल भी नहीं है। साथ में जो बाकी एमिनिटीज़ की ज़रूरत है, चाहे हमारे पार्किंग लॉट्स है या फुटपाथ्स वगैरह है, उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट जगह नहीं है। तो इस सारी चीज़ का सोल्यूशन कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में ही है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पे आए जिसका नाम है माइक्रो मोबिलिटी। मैं आपको माइक्रो मोबिलिटी ऐसे समझाऊं कि अगर देखा जाए तो 1906 के आसपास पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुका था, लेकिन उसके बाद वो फिज़ेबल शायद उतना नहीं था ड्यू टू मेनी रीजंस, तो वो डिसकंटिन्यू हुआ। लेकिन जो एक व्हीकल बनाने के पीछे हमारा जो मकसद था एज ह्यूमंस, वो था कि हम एक बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इन अ कन्वीनियंट वे पहुंचा सके, इन अ एफिशिएंट मैनर। और समवेयर डाउन द लाइन हम लोग उस मकसद को भूल गए और आज क्या हो रहा है, एक 1500 किलो का डब्बा जो कि 6 से 7 टाइम्स जगह लेता है जितना एक इंसान होता है, और सबसे इनएफिशिएंट मैनर में हम एक बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, जो हमारे पेट्रोल बेस्ड और डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी 35% एट बेस्ट होती है। तो इतना इनएफिशिएंसीज हमारे सिस्टम में आ गई और इससे और एक प्रॉब्लम हो गई। जो हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल रियल इस्टेट है वो पार्किंग लॉट्स में बंद हो गया। उससे क्या हुआ कि ये खाली डब्बे पार्किंग लॉट्स में पड़े रहते हैं और हमारा सबसे वैल्यूबल रियल इस्टेट ज़ाया हो गया। तो इसका सोल्यूशन माइक्रो मोबिलिटी में है। माइक्रो मोबिलिटी इज़ बेसिकली एनी व्हीकल जो 70 या 60 केजी से कम का हो, जिससे एक बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा सके, एंड प्रेफरेबली एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनी व्हीकल दैट इज़ मोर एफिशिएंट। जब हम माइक्रो मोबिलिटी पे पहुँचे तो उसके बाद माइक्रो मोबिलिटी में भी काफ़ी ऑप्शंस थे।
माइक्रो मोबिलिटी में आपका बाइसिकल भी आता है, माइक्रो मोबिलिटी में आपका स्कूटर भी आता है, आपका मोपैड भी आता है। तो माइक्रो मोबिलिटी में ट्राईसाइकिल्स भी आते हैं। बाइसिकल काफ़ी ट्राई किए गए थे, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर आप एथलेटिक बिल्ड के नहीं हैं तो आप एक सर्टन डिस्टेंस तक ही कवर कर सकते हैं एक बाइसिकल पे। तो उसको दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया ई बाइक्स का। तो ई बाइक्स क्या होती है? ई बाइक्स आर बाइसिकल्स दैट आर इलेक्ट्रिक। तो बाइसिकल में मोटर, कंट्रोलर, बैटरी पैक लगा के आप उसको इलेक्ट्रिक बना देते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है और आप बिना थके इस व्हीकल को चला सकते हैं। जब हमने शुरू किया था तो ग्लोबल जो एवरेज थी डिस्टेंस पर राइड ऑन ई बाइक्स वो थी करीबन 7 से 8 किलोमीटर, और जो हमारा बाइसिकल का था, बाइसिकल का 3 से 4 किलोमीटर का था। लेकिन जो हमारा डेटा सजेस्ट करता है, अभी तक जो 3 साल का हमारा डेटा है, तकरीबन 80,000 राइडों का, हमारा जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन द सिंगल राइड इज़ 13 किलोमीटर्स, विच इज़ मच हायर देन व्हाट द ग्लोबल एवरेज इज़। तो अगर आप एक राइड में 13 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है आपके किसी भी ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि एक और डेटा सजेस्ट करता है कि 40% जो अर्बन राइड्स होती है वो 5 किलोमीटर के कम दायरे में होती है। तो उसके लिए ना तो अब आपको स्कूटर की ज़रूरत है, ना ही आपको गाड़ी की ज़रूरत है। आप सिंपली ई बाइक उठा के वो अपना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप कर सकते हैं बाइसिकलिंग तो आप बाइसिकल लेके कवर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें लगा कि ई बाइक्स इज़ अ गुड सोल्यूशन एंड इट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड हियर इन कश्मीर एंड इवेंचुअली वो इंट्रोड्यूस्ड इट। स्टार्टिंग के दिनों में आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़े? लाइक लोग क्या कहते हैं, पैसों के रिलेटेड या कुछ और? देखिए, जब हमने शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज तो हमें आया गवर्नमेंट को कन्विंस करने में। तो तकरीबन 7-8 महीने तो हमारे उसमें चले गए कि हमने गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ा कि आप जो है हमें अलाउ करें ये जो डॉकिंग स्टेशंस है श्रीनगर में, क्योंकि उन्हीं के पास जगह है, तो दे हैव टू गिव अस स्पेस फॉर एस्टैब्लिशिंग डॉकिंग स्टेशंस। तो उसमें इट टुक अस 6-7 months, so that was a little bit of a challenge. Then obviously every startup faces financial troubles, and उस टाइम पर तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे या कश्मीर के भी जो इन्वेस्टर्स थे, हार्डली वुड एनी वन इन्वेस्ट उस मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। कोई भी उतना श्योर नहीं था कि इन्वेस्ट करने में, और हम भी नहीं चाहते थे हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट रेज करें, क्योंकि कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मतलब इट्स लाइक टेलिंग समबडी कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है तो पैसा लगाओ, तो दैट डिडंट मेक सेंस। तो दैट इज़ वाई व्हाट वी डिड इज़ कि हमने बूटस्ट्रैप किया। हमने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स में अप्लाई किया, उसके तहत हमें कुछ लोन्स मिले। तो उन लोन्स का यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपना पहला बैच ऑफ 50 ई बाइक्स चालू किया, और द रेस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा लोगों की तरफ से। लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको अडॉप्ट किया, वे मोर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो वो चोरी वोरी का कोई सीन? देखिए, हमने भी एक प्रोविज़न रखा था कि मतलब दुनिया के हर हिस्से में होता है ये, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कहें कि सिर्फ़ कश्मीर में होती है या सिर्फ हिंदुस्तान में होती है। हर एक जगह में होती है, वैंडलिज्म भी होता है और थेफ्ट भी होता है। तो हमने उसके लिए एक प्रोविज़न रखा था कि ठीक है, इतना परसेंटेज जो है हमारा वैंडलाइज या थेफ्ट हो जाएगा। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 3 साल हो गए एंड वी हैव हैड 0 थेफ्ट। कोई थेफ्ट नहीं हुआ है। फिर अटैम्प्ट्स वर मेड, लेकिन क्योंकि हमारे सभी व्हीकल्स में IoTs लगे हैं और GPS एनेबल्ड है, तो विद इन 2-3 आवर्स हम रिकवर कर लेते हैं, तो उतना कोई इशू नहीं आता उसमें। और क्योंकि हमारे सभी डॉकिंग स्टेशंस पर एक बंदा होता है, तो उस वजह से वैंडलिज्म भी बहुत कम है और थेफ्ट तो ज़ीरो है। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द लोकल पीपल कि हमें उतना सिविक सेंस है, भले ही हम कितना भी खुद को डिमीन करें, लेकिन in our case at least we have seen कि people have been very cooperative and people have been very much disciplined in its use.
बट कहीं ना कहीं हमारा इंटरवेंशन भी हैविंग अ पर्सन एट ऑल डॉकिंग स्टेशंस, उससे भी काफ़ी मदद मिली कि जो थेफ्ट और वेंडलिज्म है वो बहुत कम रहा। तो जैसे आप शार्क टैंक में भी गए, आपने वहाँ भी पिच किया, तो मतलब वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? शार्क टैंक का आइडिया कब आया, फिर आपने क्या किया? देखिए शार्क टैंक बाय चांस मैं कहूँगा हो गया। रीज़न बीइंग के किसी ने मुझे उनका बेसिकली उनका 4 टियर का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो पहले आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन देते हैं, इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन दूसरे बार आप दूसरी एक डिटेल्ड एप्लीकेशन देते हैं, उसमें आप पिच का 3 मिनट का वीडियो भी देते हैं। उसके बाद आपका इन पर्सन ऑडिशन होता है, देन यू गो फॉर फाइनल शूट। तो जब पहली एप्लीकेशंस निकली थी शार्क टैंक की, तो किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि यू शुड अप्लाई एंड दिस एंड दैट, तो मैंने उतना कुछ सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने ऐसे ही भर दिया। दूसरा राउंड जब जब पहले राउंड में हम सेलेक्ट हुए, तो दूसरा राउंड में अगेन हमारी जो है वो पूरी एप्लीकेशन वो भरनी थी और एक पिच वीडियो भी देना था। अगेन हम इसी में थे, भरे ना भरे भरे ना भरे। तो लास्ट डे जिस दिन था, तो उस दिन मुझे लगता है 4 या 5 बजे हमने वीडियो शूट करके भेज दिया। तो बट वी डिडंट एक्सपेक्ट कि वो विल गो थ्रू। तो उसके बाद इसी टाइम हम अपना पहला फंड रेज भी कर रहे थे, तो हम उसके साथ भी काफ़ी बिजी थे। उसके बाद हमें दिल्ली बुलाया गया फॉर इन पर्सन ऑडिशन। तो अगेन हम श्योर नहीं थे, क्योंकि हमें जो है जितना हमें फंड रेज करना था उतनी कमिटमेंट्स तो आ गई थी, तो हमें कुछ सेंस नहीं लग रहा था कि वहाँ जाने का क्या ही सेंस है। बट स्टिल हमने बोला चलो फॉर द सेक ऑफ इट चले जाते हैं। तो हम ऑडिशंस के लिए गए, और जब हम वहाँ गए तो वी वर सरप्राइज टू सी कि जितने भी बाकी लोग आए हैं वो अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग ना कोई स्क्रिप्ट ना कुछ, हम ऐसे ही चले गए। तो हम घुसे तो हम समझ गए थे कि हमारा तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग इतना प्रिपेयर करके आए, हम तो ऐसे ही चले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा वहाँ से। और इनफैक्ट हमारा जो ऑडिशन है वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ, 30-35 मिनट्स के लिए। बाकी का 1-1 घंटा 1.5 घंटा चला, तो हम समझ गए कि ये नो है। तो शार्क टैंक में ऑडिशन कौन लोग ले रहे थे? जी देखिए, शार्क टैंक का जो इन पर्सन ऑडिशन होता है वो शार्क टैंक के एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। और उनका ये काम होता है कि वो देखे कि बिजनेस फिजिबल है या नहीं है, सस्टेनेबल है या नहीं है। तो वो लोग शार्क टैंक की टीम की तरफ से ही होते हैं जो ऑडिशन लेते हैं। बहुत सीनियर लोग होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, अगेन अ पैनल ऑफ 4 और 5 पीपल। तो हम वहाँ गए थे, एंड एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि हमारा आधा घंटा पौने घंटे में ख़त्म हो गया था। तो और हम बिना प्रिपरेशन के गए थे, तो आई डिडंट थिंक कि वो वुड गो थ्रू। बट देन आफ्टर a month or so we got a call, and we were invited for the final shoot. And luckily before receiving that call हमने अपना पहला राउंड रेज कर लिया था, तो हम बहुत फ्रीली जा सके और बिना किसी टेंशन के हम थे। एंड आई थिंक शार्क टैंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मार्केटिंग डॉलर्स। तो काफ़ी मार्केटिंग पुश मिलता है, और काफ़ी उससे हमें हेल्प भी मिली इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड रिकग्निशन, एंड नेशन वाइड लोग जानने लगे, और काफ़ी कोलैबोरेशंस के दरवाजे खुले। तो जब आप शार्क टैंक में जाने वाले थे, मतलब एंटर करने वाले थे, तो तब कैसी फीलिंग थी? मतलब क्या सोच आपके दिमाग में क्या चल रहा था तब? देखिए, सबसे पहली ये बात है कि शार्क टैंक की जो टीम है वो बहुत ही आउट से कॉर्डियल है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो दे रियली मेक यू फील होम। तो कोई वैसा स्ट्रेस नहीं होता है। खासकर जब हम एंटर होने वाले थे, तो उस टाइम पे वो रश ऑफ एनर्जी थी, एंड यू नो वी जस्ट वांटेड टू गो देयर एंड पिच आवर आइडिया। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमारी पिच जो है वो एक्चुअली तकरीबन 2 घंटे चली थी। एंड बाद में एयर 15 मिनट का होता है, बट एक्चुअल पिच जो है 2 घंटे की चली थी, एंड इट्स अ सिंगल टेक। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई रीटेक होता है, और फॉर दैट मैटर यू डोंट इवन रिमेंबर कि वहाँ कैमराज है। तो बिल्कुल एक सिंगल टेक में सब होता है, कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड है। जब आप एंटर करते हैं तब पहली बार शार्क्स को पता चलता है कि आपका बिज़नेस क्या है और आप कौन है। उसके अलावा उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। तो बिल्कुल नेचुरल होता है, एंड इनफैक्ट 2 घंटे कैसे चले गए वी डिडंट इवन नो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज फन।
काफ़ी मज़ा आया एंड या शार्क टैंक में जाने से आपके बिजनेस को कोई फ़ायदा मिला? अगर हमारा बिज़नेस एक प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस होता तो जो हमने बाकी शार्क टैंक फाउंडर्स के साथ देखा है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेसेस जो है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस यूजुअली वहाँ पर 5x 10x का उछाल आता है। लेकिन जो सर्विसेज लेड होते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर रीजन के, तो हमारे में भी वी गॉट अ स्पाइक बट नॉट दैट बिग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ बाइक्स, तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ राइड्स ही हो सकती थी। बट अदर देन दैट आई थिंक जो कोलाब्रेशंस और जो पार्टनरशिप्स हुई पोस्ट शार्क टैंक और जो एक वैलिडेशन हुई आइडिया की, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हमारे लिए एक बिगर टेक अवे था रादर देन एक मोमेंटरली स्पाइक इन सेल्स और यूजेज। तो आप मुझे बताइए, हर एक बिजनेस में स्टार्टिंग के दिनों में एक पॉइंट आता है जब आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं, आपने कुछ सोचा होता है लेकिन होता कुछ और है, कोई डील नहीं होती है, छोटे छोटे फेलियर्स, तो उस टाइम आप उससे कैसे डील करते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप नाम ही है फेलियर्स का, तो मैं अमूमन ये चीज़ कहता हूँ कि ट्राई फास्ट फेल फास्टर। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें और यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर फेलिंग, बिकॉज इन अ प्रोफेशन जहाँ पर आपका फेलियर रेट ही 90-95% है, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट फेलियर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी आई डिड नॉट हैव आइडिया ऑफ द फैक्ट कि इतना मुश्किल होने वाला है और इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। But having said that, I would say it's a matter of persistence, perseverance, और अपने आप पे भरोसा. If you have a combination of these three, then you can kind of sustain any hurdle जो भी आपके राह में आएगा, जो कि बहुत सारे आएंगे। आपकी फैमिली सपोर्ट करना छोड़ देगी, आपके फाइनेंसेस ड्राई हो जाएंगे, आप जो एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स है वो चले जाएंगे, एक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस विल फेल, पीपल विल लीव यू। सो ये सब चीज़ें तो होगी आपकी इस पूरी जर्नी में, एंड इसके लिए आपको तैयार भी रहना है। और जब आप एक मकाम पे पहुंचकर पीछे देखते हैं, तो फिर आप उस टाइम पर यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैं इन चीज़ों से गुजरा। हालांकि हम कितना भी इसको प्रीच करें, लेकिन फेलियर्स आर हार्ड एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ। दी स्मॉल प्रिक्स जो एक कंटिन्यूस लेवल पे आपको लगती रहती है इन एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट्स ओनली फॉर पीपल हु हैव utmost passion for an idea, who believe in a particular idea, and who are willing to give their blood, sweat and tears to their vision. So only they should pursue entrepreneurship, वरना पैसा कमाने के तो बहुत तरीके हैं। कोई ऐसी गलती जो आपकी इस जर्नी में आपसे हुई हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा सिखाया? क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसी गलती जो आपसे हुई हो जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया उस एक गलती ने? देखिए, गलतियाँ तो बहुत हुई है, छोटी भी हुई है, बड़ी भी हुई है, लेकिन एक चीज़ है कि अब गलती होने के बाद फिर इंसान को उधर रुकना नहीं है। ठीक है, टू एयर इज़ ह्यूमन, तो आपकी गलती हो गई तो मूव ऑन विद दैट। बट या डेफिनेटली कुछ गलतियाँ थी हमारी, जो मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो एक गलती जो मैं मानता हूँ खुद की, कि हमने थोड़ा लेट लॉन्च किया, हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इन कंप्लाइंसेस एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट एक साल हमारा उसके साथ चला गया, विच कुड हैव बीन सेव्ड, एंड 1 year इन बिजनेस इज बिग टाइम पीरियड। सो वहाँ पे आई वुड से एक गलती हमसे हुई। एंड दूसरी गलती मैं कहूँगा कि हम शायद ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे श्रीनगर के इर्द गिर्द, तो वो हमारी एक गलती थी। बट और इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ गलतियाँ, सर्कमस्टांसेस भी कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो वी टुक अ हिट एज वेल, क्योंकि टूरिस्ट चले गए तो टूरिस्ट राइडरशिप ज़ीरो हो गई। बट देन यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि एज कम्पेयर टू कश्मीर के सिटीजन्स टूरिस्ट ज़्यादा यूज़ करते थे बाइक्स। इन द प्रोपोर्शन ऑफ 60-40 टूरिस्ट ही यूज़ करते थे एंड 60% लोकल्स। लेकिन जब टूरिज़्म कम हुआ तो उसके साथ एसोसिएटेड जो लोग थे, जो
शिकारा वाले थे या बाकी जो लोग थे जो हमारी बाइक्स यूज़ करते थे फॉर देयर डे टू डे यूज़, छोटे छोटे यूज़ केसेस थे, दुकान पे जाना, कोई सामान ख़रीदना, तो वो यूजेज भी कम हो गई। तो उस वजह से एक हिट हुआ, बट आई वुड से कि कंपैरेटिवली हमारा कम था इन कंपैरिजन टू जो हिट शिकारा वालों को हुआ या हाउस बोट वालों को हुआ या होटलियर्स को हुआ। तो उनके बनस्बत तो हमारा हिट काफ़ी कम था। तो आपको लगता है कि एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स जो इंडिया की है, कश्मीर में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है? शर्म एक ऐसी लग्जरी है जो एक एंटरप्रेन्योर गवारा नहीं कर सकता। तो जब आप इस जर्नी में जाते हैं ना, तो आपको ये शर्म, ये सब चीज़ें लोग क्या कहेंगे, वो सब तो एक डिसेंट टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप उस पर फोकस नहीं रह सकते। हर कोई आइडिया, हर कोई ग्रेट बिजनेस जो भी बना है, इनिशियली लोगों ने उसका बाइकआउट किया है, लोगों ने उसको गलत कहा है, लोगों ने कहा है कि इट विल नॉट वर्क, ये पागल हो गया है, यूजुअली जो लोग कहते हैं। तो ये सब सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। और कश्मीर में तो ज़्यादा ही, यहाँ पर तो एंटरप्रेन्योरशिप पहले किसी को समझ में आता नहीं कि क्या है, हाउ इज़ इट डिफरेंट। तो ऑल दे नो इज़ कि जो कुछ नहीं करेगा वो फिर बिज़नेस करेगा। जो डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, जो कोई अच्छे प्रोफेशन में नहीं जा पाया, तो वो फिर बिज़नेस करेगा। तो वो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक तो ये सब सुनना पड़ेगा। बट एज एन फाउंडर आपको ये सहना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि वंस यू गो इन दिस जर्नी, लोग बहुत कुछ कहेंगे एंड आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स होगी कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सब सुनने का। यू विल से कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास आई हैव बिगर फिश टू कुक। तो प्रॉब्लम्स विल कम, बट अगेन परसिस्टेंस इज़ द की। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे हम देखेंगे इंडिया में जो भी यूनिकॉर्न्स है या जिस भी कंपनी ने $1 बिलियन, 1 ट्रिलियन या ऐसा कुछ भी क्रॉस किया होगा अपनी सेल्स या नेटवर्क में, कश्मीर में ऐसी कोई कंपनी या ऐसा बिजनेस क्यों नहीं निकल रहा है आज तक? अगर हम देखें, मतलब ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ा बिजनेस आई गेस खैबर का ही है कश्मीर में। तो उससे बड़ा या उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस अभी तक क्यों नहीं बनाया जो इंडिया की बाकी स्टेट्स ने बनाया? कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ रिस्क के साथ आती है। दोनों चीज़ों का आपको बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एज अ फ्री लंच, राइट? तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक वर्जिन टेरिटरी मिल रही है खेलने के लिए, तो इट विल कम विद इट्स प्रॉब्लम्स। बट हैविंग सेड दैट, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लास्ट 3 सालों में इकोसिस्टम काफ़ी ग्रो हुआ है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम 3 साल पहले जो था और आज जो है काफ़ी ग्रो हुआ है। इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स कमिंग फ्रॉम कश्मीर, और अच्छे स्टार्टअप्स आ भी रहे हैं कश्मीर से जो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी नीड सम ब्रांड्स जो फ्रॉम कश्मीर टू द वर्ल्ड हो, राइट? तो आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ फ्रॉम कश्मीरीज फॉर कश्मीरीज, सो नाउ इट्स टाइम कि इट शुड बी फ्रॉम कश्मीर टू द वर्ल्ड। और ऐसे कुछ एग्जांपल सेट हो जाए तो काफ़ी जो यंग लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह आएंगे, वो अपने बिजनेसेस खोलेंगे, छोटे छोटे वेंचर्स खोलेंगे, और उन वेंचर्स से हमारी इकॉनमी काफ़ी ग्रो कर सकती है। 30 ट्रिलियन की अभी हमारी यूटी की इकॉनमी है, तो आई डोंट सी वाई वो शुडंट बी 30 बिलियन की हमारी जो है जीडीपी है। आई डोंट सी अ रीज़न वाई शुडंट बी $100 बिलियन। सो आई एम श्योर कि इकोसिस्टम भी ग्रो करा, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लेइंग इट्स पार्ट, and day by day the situation is becoming more conducive than it used to be. But Kashmir being Kashmir, uncertainty is always there, and incidents like Pahalgam take us aback, and they really put a dent in the efforts that were being made for years. तो आप उन फाउंडर्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि फंडिंग ही सब कुछ है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि फंडिंग ही सब कुछ है बिजनेस के लिए? आई थिंक इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के हालात रहे हैं। यहाँ के जो हालात रहे हैं उन्होंने एक माइंडसेट लोगों में पैदा किया है, विच इज़ द माइंडसेट ऑफ अ कोकून, कि हमें जो है इस दायरे में रहना है और इसी दायरे में काम करना है।
तो हमारे लिए दुनिया इतना ही है. तो दैट्स वाई यू टॉक अबाउट बिजनेसेस हु आर डूइंग रियली वेल इन कश्मीर, बट they don't have the necessary, you know, appetite to go pan India. तो ग्लोबल की तो बाद में बात है, बट दे डोंट इवन हैव एपेटाइट टू गो पैन इंडिया. एंड दिस इज़ बिकॉज हालात ऐसे रहे हैं कि दीज ट्रेडिशनल बिजनेसेस दे उनका अपना एम था कि दाल चावल चलेगा तो दैट्स गुड, and thereafter whatever is left, not to invest back in the business, because businesses in Kashmir historically have been way more riskier than any business in any part of the world. So they felt that it might not make sense to put the money back into the same business, so they diversified into other things. So I think that has been the primary reason. But जितना जितना अब लोग जो है उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है, जो यूथ है वो अब बहुत एक्सपोज्ड है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ. तो आई एम श्योर कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल सी अ यूनिकॉर्न कमिंग फ्रॉम कश्मीर, एंड इट्स नॉट दैट फार. जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं किसी को डिलीवरी का स्टार्ट करना है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट में अपने मोहल्ले से, तो यहाँ कश्मीर का जो कल्चर है, यहाँ लोगों की जो सोच है, मतलब हम सोचते कि लोग क्या कहेंगे, मतलब मैं मोहल्ले में डिलीवरी करूँगा तो वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी. इसके बारे में आपका क्या कहना है? फंडिंग इज़ वन ऑफ द लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. फंडिंग आने के बाद क्या? और आज के टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं, मैं आपको बताऊं, because of digitization and because of AI and everything, most of the businesses can start at a very meager amount or at absolutely no cost, right? तो फंडिंग तो आपका पहला प्रायोरिटी होना ही नहीं चाहिए. हमारा तो कैपिटल इंटेंसिव था, बट स्टिल हमने इन द फर्स्ट गो फंडिंग पे फोकस नहीं किया. हमने तकरीबन जब हमारे ऑपरेशन सेट हुए, जब सब कुछ ठीक गया, तो उसके बाद हमने फंडिंग सीख की. तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप फाउंडर बनना चाहते हैं, तो जस्ट स्टार्ट. डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर फंडिंग, डोंट वेट फॉर अप्रूवल, जस्ट स्टार्ट. किसी भी छोटी लेवल पे आप कर ले. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट डिलीवरिंग समथिंग, डिलीवर इट फ्रॉम योर from your district, if not district, your uh, mohalla, your colony, but start somewhere and take it from there. क्योंकि बिजनेस में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी आइडिया अगर आज हम ले और उसको टेबल पे रखें, दुनिया के दो बेहतरीन इंसान, दो समझदार इंसान को अगर उसके अपोजिट में रखा जाए, एक ही आइडिया के ऑपोजिट में आप दो लोगों को रखें, एक फॉर द मोशन एंड वन अगेंस्ट द मोशन, बोथ विल मेक एक्सलेंट पॉइंट्स एंड आप कहोगे कि दोनों ठीक बोल रहे हैं. बट व्हाट डिफरेंशिएट्स दिस इज़ कि अगर आपके पास एक पीओसी होगा, सो फॉर दैट यू नीड टू गो एंड गेट योर हैंड्स डर्टी. प्रेजेंटेशंस बनाना, एक्सेल्स बनाना, उनसे इट्स नॉट गोइंग टू कट द चेज. यू हैव टू गो देयर, स्टार्ट स्मॉल and try, fail, reiterate, go again, try again, fail again, and keep doing this process until and unless you don't have at least an MVP, minimal viable product. So at least try to develop an MVP, have a POC done, and once you are more confident about your product, तो तभी जाकर you will be able to convince somebody to give their money to you. Why should somebody bet their money on your idea? And one thing that everybody should understand is ideas mean nothing. 8 बिलियन लोगों में ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया यूनिक होगा. somebody would have thought about it. तो ideas mean nothing. It's always a game of execution. So focus on execution. तो आप मुझे बताइए, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? भैया सक्सेस इज समथिंग जो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट है, राइट? हर एक एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट है. लेकिन हमारे लिए जो सक्सेस का जो हम पैमाना जिसको हम मानते हैं, वो है कि जो हमारा विजन है ऑफ अ सोशल एंटरप्राइज, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. यानी कि हमारा सिर्फ गोल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ गोल एक सोशल वर्क करना नहीं है. हमारा गोल है टू बैलेंस द बोथ, कि हम सोसाइटी के लिए भी अच्छा करें, प्लैनेट को भी बचाएं, और एट द सेम टाइम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करें.
and if we are able to do justice to all three of them and are able to kind of make progress in all three of them and at a substantial level, I would say that is what success would mean to us. मतलब आप लोगों का, आपकी टीम का, आपके बिजनेस का, पर्सनली आपके लिए सक्सेस क्या है? जैसे कुछ लोगों का होता है कि मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे इतने लोग जानना स्टार्ट करेंगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो आपके लिए पर्सनली सक्सेस क्या है? देखिए, पर्सनली मैं आपको बताऊं, आई हैव सीन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। मैंने एक्सट्रीम पॉवर्टी भी देखी है और एक्सट्रीम लग्जरी भी देखी है, और दोनों जगहों में मैं आपको कहूँगा, इफ़ यू आर नॉट कंटेंट, इफ़ योर हार्ट इज़ नॉट एट पीस, इट हार्डली मैटर्स कि आप अमीर है या गरीब है। सो माई इफ़ यू आस्क मी, success to me would be inner contentment and inner peace. If I can achieve those two things, I would consider myself successful. तो इस टाइम जहाँ पे आप हैं, आप पुराने शेख यमीन, 20 साल की शेख यमीन को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे? कोई एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी एडवाइस दूँ वो फिर से वही गलतियाँ करके यहाँ पहुँचेगा। तो आई वुडंट चेंज अ थिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई गलतियाँ एज वेल, जो गलतियाँ भी की, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो आई वुड नॉट गिव एनी एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ। तो बोलते हैं ना कि अगर आप हर दिन एक नई गलती करेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही गलती हर दिन करेंगे तो आप जल्दी सड़क पे आ जाएंगे। तो गलती करनी है, लेकिन वही गलती रिपीट नहीं करनी। यस, इट इज़। ऑल्दो अगर एक सही मेंटरशिप हो तो गलतियाँ कम हो सकती है, पर गलतियाँ करना ज़रूरी है। आप किताब पे पढ़कर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते जब तक आप स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे, जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो उससे उसके बगैर आप नहीं गाड़ी चलाना सीख सकते। अगर आप उसके बारे में कितना भी पढ़े और कोई आपको कितना भी एडवाइस करे, कितना भी समझाए कि ऐसे चलानी है वैसे चलानी है, बट जब तक आप बैठेंगे नहीं और चलाएंगे नहीं और गलतियाँ नहीं करेंगे, तब तक यू वोंट लर्न। तो अबाउट रिस्क, जैसे हम बोलते हैं बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से रिस्क कैसे लेना चाहिए? या तो ट्रू गलती करनी है, लेकिन या वही गलती रिपीट नहीं करनी है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ अ मिस्टेक। अगर आप सीखते नहीं है देन यू आर अ फूल, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आपको अपनी गलती से सीखना है, यू हैव टू मूव ऑन। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। जैसे जेफ बेजोस अपनी बुक में बोलते हैं, वहाँ एक मतलब पोर्शन है रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप किसी दो डिसीजन में फंस जाते हो तो आप देखो रिग्रेट किस पे मुझे कम होगा, तो आप वही डिसीजन फिर ले लो। रिस्क इज़ अ वेरी complicated word. Risk is inherent to business, risk is inherent to startups, and that's why the money invested in startups is often called risk capital. तो हम बात करते हैं कि हम शायद कहीं और भी थे तो हम बात कर रहे थे रिस्क कैपिटल की कमी है कश्मीर में। तो रिस्क आपको लेनी है, बट इट शुड बी कैलकुलेटेड। आप एक रिस्क में जिस हद तक आप जा सकते हैं, आपको उसको उतना स्टडी करना पड़ेगा कि इस रिस्क के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। आपको ब्लाइंडली नहीं जाना है, और कोशिश करनी है कि जो आपकी इंडस्ट्री हो, जो आपका पेयर ग्रुप हो, उसमें जो लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, तो जो लोगों ने कुछ रिस्क्स लिए हैं, तो उन रिस्क्स के नतीजे क्या निकले एंड आर दे वर्थ इट, राइट? तो वो करना ज़रूरी है। बट रिस्क हैज़ टू बी कैलकुलेटेड तरीके पे चलने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, आप कभी भी एक रिस्क का पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते। कुछ पहलू रहेंगे जो आपको नहीं दिखेंगे और जिसको आप फैक्टर इन नहीं कर सकते अपने एनालिसिस में, एंड दैट्स ऑल राइट, दैट इज़ वेयर गट फीलिंग कम्स। तो वहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन और अपने गट फीलिंग की सुननी है, एंड यू हैव टू गो अहेड। जैसे को मतलब इन फ्यूचर आप कर्व इलेक्ट्रिक को कहाँ देखना चाहते हो? देखिए, फ़िलहाल हमारा शॉर्ट टर्म विज़न तो ये है कि हम पैन इंडिया कैंपसेस वगैरह में जा रहे हैं, कुछ मेट्रोज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड सेलिंग ऑफ ई बाइक्स। हम रिटेल भी करते हैं ई बाइक्स का। वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
तो obviously our vision is to be number one micromobility company in the country, and thereafter go to other places as well. But right now our focus is completely on collaborations and partnerships, and making sure कि हमारे जो processes हैं वो अच्छे तरीके से चले, and we are playing a long game. So हमारा विजन 20 साल का है, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक गलती हो जाती है लोगों से कि दे वांट सक्सेस इन ईयर, इन 2 years, इन 3 years। तो वैसा ये तो फिर लक की बात है, अगर लक से आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, बट एज सच इतना क्विकली आपको सक्सेस मिले सीम्स डिफ़िकल्ट। तो वी डू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ हरी, सो वी विल टेक आवर ओन टाइम एंड वी विल डू थिंग्स राइट। तो आप लोग मतलब इस टाइम आप लोगों का रेंटेड बाइक्स का है, जैसे श्रीनगर के अलग अलग पोर्शंस पे आपके ये लगे हुए हैं, तो आप इसके बाद ईवी बाइक्स बेचना भी स्टार्ट करेंगे साइकिल से? ऑलरेडी कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी सेलिंग ई बाइक्स बट नॉट एट अ बिगर स्केल। अभी हम काइंड ऑफ हमारा पहला कस्टमर बैच जो है टेस्टिंग के लिए हमने उनको दिया है, and once we get the feedback and we make some changes in the bikes, then we will launch pan India. अच्छा, तो फिलहाल आप लोगों ने टेस्टिंग के लिए जी बाइक्स दिए, जी, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच। फ्यूचर के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी एडवाइस कश्मीर के यूथ के लिए जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइस उनको देंगे? आई थिंक ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिंपल एडवाइस है, ट्राई फास्ट फेल फास्टर। जितना आप जल्दी कोशिश करेंगे और जितना जल्दी आप फेल हो गए, फेलियर को एक टैबू की तरह नहीं देखना है। इट्स नॉट ए नेगेटिव वर्ड। जैसा हमें लगता है कि फेलियर मीन्स समथिंग नेगेटिव, इट्स नॉट ए नेगेटिव वर्ड, इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू एम्ब्रेस। अगर हमने बचपन में जब हम क्रॉल कर रहे थे, चलना सीख रहे थे, अगर हम उस टाइम पे गिरे नहीं होते और अगर हमने वो फेलियर नहीं देखा होता, तो आज हम कभी चल नहीं पाते। तो फेलियर को उस सेंस में देखने की ज़रूरत है कि ये हम जो है बेबी स्टेप्स है, ये गिर के उठने की बात है। एंड इसीलिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, बट ट्राई टू मिनिमाइज टाइम, बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड। टाइम एक लग्जरी है जो आपके पास नहीं है। दुनिया बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी 6 महीने में ऑब्सोलीट हो रही है, तो आपके पास वक्त की लग्जरी नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, जस्ट ट्राई इट आउट, स्मॉल स्केल पे कर रहिए, और डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। And inshallah, I am already seeing there are a lot of kids, lot of school going children, lot of college going people, they are coming up with fantastic ideas, and I think getting them the right guidance would really make them big, and I don't see a reason why we should not have a unicorn from Kashmir in next 10 years. तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच।